नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात आज करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर अब खरीदने के सही मौके निकलने लगे हैं। भारतीय बाजारों में 9% की ड्यूटी कट और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से भावों में गिरावट मिली है, सोने और चांदी दोनों ही यहां पर सस्ते होते हुए नजर आए हैं। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर ये तीसरा ऐसा हफ्ता है जब हमने कच्चे तेल के भावों में गिरावट आते हुए देखी है। और अगर जुलाई के महीने की बात करें तो कच्चे तेल में करीबन 4% की नेगेटिविटी अब तक दर्ज की जा चुकी है। इसके साथ बात करेंगे चीनी और एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य की, और एक नई इस्मा का नोट आया है जो उन्होंने सरकार को पेश किया है। क्या है इसके डिटेल्स और क्या इम्पैक्ट आप पे रह सकता है, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी, इस्मा के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी और एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और शुरुआत यहां पर सोने के साथ कर लेते हैं। धर्मेश, जिस तरह की गिरावट हमने यहां पर सोने के प्राइसेस में आते हुए देखी है, क्या एक सपोर्ट बॉटम नियर बाय है या आपको लगता है कि यहां से भी और मुनाफा वसूली की इंतजार की जा सकती है? देखिए, अगर आप एज पर चार्ट जाएंगे तो डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो, क्योंकि मार्केट में एक रैली देखने मिली थी, अनइवन रैली थी। ऑलमोस्ट 2440 2450 डॉलर के ऊपर चला गया था प्राइस। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो भी प्राइस ने काफी अच्छी एक तेजी दिखाई थी। कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग आई, प्लस ये जो बजट का न्यूज था उसमें भी एक इम्पैक्ट हुआ है। डॉलर, अगर आप देखें, जापानीज येन 2 दिन में काफी अच्छा स्ट्रांग हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ मार्केट को, सोने की चमक को ढीला पड़ा देखने मिला है। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से स्पेकुलेटर्स यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस 67,500 टू 67,200 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें 2350 एक काफी अच्छा सपोर्ट है, मार्केट एक बार वहां पे छू सकता है। तो स्पेकुलेटर्स यहाँ पे मंदी कर सकते हैं, बट जो बायर्स है मैं उन्हें सलाह दूंगा थोड़ा वेट करे। पैनिक सेलिंग आया है मार्केट में, अभी भी प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पे बाइंग करने की सलाह मेरी वेट एंड वॉच की रहेगी। साथ ही चांदी की अगर धर्मेश बात की जाए तो यहाँ पर आपकी क्या सेंस है, क्योंकि चांदी में हमने 95,000 का ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा था, अब 81,000 के आसपास का कारोबार है। अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। देखिए, चांदी की बात करें तो चांदी नो डाउट एक अच्छा खासा एक 50% बुलियन 50% बेस कैटेगरी में आता है। और अगर आप देखें तो बेस मेटल में काफी अच्छी पिटाई देखने मिली है, स्पेशली ऑन द कॉपर। वो 2 हफ्ते से कंटिन्यूस गिर रहा है मार्केट, बट चांदी कंटिन्यूस होल्ड कर रहा था 30 डॉलर के इर्द गिर्द। बट जैसे ही बजट का न्यूज आया और जो स्प्रेड था सेपा का, मेरे हिसाब से जो यूएई के साथ था, वो अगर आप देखें तो उसमें 6% का एक स्प्रेड था और वही 6% मार्केट में एक गोता लगाया है और प्राइस यहाँ पे लुढ़क गया है। ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो 80,000 के स्तर आ चुका है। मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे अभी भी बिकवाली करने की, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 25 डॉलर के स्तर आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में देखने मिल सकते हैं। वो गोल्ड को फॉलो कर रहा है, स्पेशली बेस मेटल को भी फॉलो कर रहा है, और प्लस यही लेवल पे कोई बायर्स है नहीं। गोडाउन में काफी माल पड़ा हुआ है जिन्होंने बाय करके रखा होगा, और प्लस जो प्राइस जो चेंजेस आए तो डेफिनेटली प्राइस में एक ऑफलोड होगा। तो यही हुआ है और मेरे हिसाब से और गिरावट देखने मिल सकती है। तो मैं बायर्स को रेकमेंड करूंगा वेट एंड वॉच करने की, और जो पैनिक सेलिंग है ये कंटिन्यू रह सकता है। वीकेंड है तो मार्केट में और भी एक गुत्ता लग सकता है और प्राइस 80,000 के स्तर भी ब्रेक कर सकता है। तो मेरी सेलिंग की ओके, तो खरीदारी की राय फिलहाल यहाँ पर सोने और चांदी में नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से इसे देख रहे हैं, क्योंकि कुछ और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो अभी भी यहाँ पर बॉटम शायद नहीं बना है और चांदी 80,000 के स्तर भी नीचे में तोड़ सकती है। इशू, आपने किस तरह से खरीदारी बाजार में आते हुए देखी है सोने और चांदी के प्राइसेस की गिरावट के इम्पैक्ट से? तो हमको तो इमीडिएट इफेक्ट ट्यूसडे को जिस दिन बजट हुआ उसी दिन शाम को वी हैड वन क्लाइंट जिसने अकेला 850 ग्राम की ज्वेलरी खरीदी। तो इमीडिएट, आई मीन नॉर्मली इतना इमीडिएट नहीं होता है, पर लोगों को इतना वो अच्छा इम्पैक्ट दिखा ड्रॉप का कि इमीडिएट इम्पैक्ट आया। और हमने अभी क्या किया है कि एक अच्छा क्रिएटिव बनाया है जो हम सब अपने क्लाइंट्स को भेज रहे हैं कि भाव में गिरावट आई है, तो जो भी लोग सोच रहे थे, जो लोग फेंस पे थे, सो दैट वी कन्वर्ट देम। तो वी आर सेंडिंग आउट दीज क्रिएटिव मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, सारे हम क्लाइंट लोग को भेज रहे हैं और काफ़ी उसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं और डेफिनेटली सेल को किक स्टार्ट मिल गई है। एब्सोल्युटली। इशू, बाजार ये कह रहा है कि अगर हमने 9% की ड्यूटी कट यहाँ पर सोने चांदी प्लैटिनम में आते हुए देखी है, तो ये पूरा का पूरा एज ऑफ नाउ ज्वेलर्स कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्लियरली आपके लिए भी एक बहुत बड़ा शार्प कट है। बाजार अलाइन होते होते शायद कुछ समय यहाँ पर निकलेगा। नहीं, लेकिन हम जो एक्चुअल रेट हमको बुलियन डीलर से मिल रहा है उसी पे 22 कैरेट का रेट हम लोग फिक्स करके हम पूरा बेनिफिट कंज्यूमर को पास कर रहे हैं। तो क्योंकि हमको जब सामने जितने में हम ले सकते हैं और हमको उसमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो
वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेने का हमको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो पूरा का पूरा जो ड्रॉप है, जो हमको बेनिफिट मिल रहा है, हम कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं। ओके इशू साथ ही साथ अब किस तरह का डिमांड ग्रोथ आप यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे, क्योंकि क्लियरली हम इन एनी केस शादियों और फेस्टिवल सीजन की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं, मांग तो वैसे ही बढ़नी थी, अब इतना शार्प डिक्लाइन जो भावों में देखने को मिला है, तो आप कहेंगे कि जो ओवरऑल मांग होने वाली थी उससे कितना परसेंटेज और आप बनता हुआ देखेंगे? मुझे लगता है सेल में कम से कम 20-25% का बेनिफिट दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत लोग फेंस पे बैठे थे, सोच रहे थे, अभी वो इमीडिएट कन्वर्ट हो रहे हैं। और इसका बेनिफिट गोल्ड ज्वेलरी में तो है ही, इवन डायमंड ज्वेलरी में इसका बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि डायमंड में भी गोल्ड का काफ़ी परसेंटेज होता है, तो वो ड्रॉप का बेनिफिट भी लोगों को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, जो ग्राहक का एक थॉट प्रोसेस है, देखिए अल्टीमेटली परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो परसेप्शन अभी ये क्लाइंट के दिमाग में है कि प्राइस गिरा है और इसका हमको बेनिफिट लेना चाहिए, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट हमको दिख रहा है। और कम से कम 20-25% हम, मुझे लगता है एक्स्ट्रा हमको बेनिफिट मिलेगा। अगर रेट नहीं बढ़ते तो उतना कमती सेल होता डेफिनेटली। ऑल राइट, यानी कि अच्छा खासा फायदा यहाँ पर कंज्यूमर्स को होता हुआ नजर आ रहा है। जो नई खरीदारी करना चाहते थे उनको 9% सस्ता यहाँ पर सोना देखने को मिलेगा। इसी हफ्ते एक ही दिन में उस एक झटके में हमने वो यहाँ पर प्राइसेस में करेक्शन नीचे की तरफ आते हुए देखी भी है। ईशू बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जैसे ईशू दत्वानी कह रहे थे कि 20 से 25% ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम्स बनती हुई नजर आएंगी इस प्राइस की गिरावट की वजह से। और जैसे ईशू कह रहे थे कि डायमंड में भी यहाँ पर काफ़ी फायदा है। हमारे साथ अब यहाँ पर किस्ना डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड MD घनश्याम ढोलकिया जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी नमस्कार। और आपसे भी पहले यही जानना चाहेंगे, बजट में 3-4 चीजें निकल के आई जो ज्वेलरी सेक्टर के लिए ऑफ कोर्स काफी फायदे वाली थी। सबसे पहले तो ये ड्यूटी कट जो हमने गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम में आते हुए देखी है, कितना इम्पैक्ट आपको इसका पड़ रहा है और आपको भी कैसा लगता है कि ये जो बाकी का 2024 है अच्छी खासी सेल्स यहाँ पर होंगी? सबसे पहले तो मनीषा जी नमस्कार, आपके सभी प्रेक्षकों दर्शकों भी नमस्कार कि ये बजट बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, स्टेबल है, सभी इंडस्ट्री ग्रो आने वाली है। और डायमंड गोल्ड ज्वेलरी तो श्योर है, चमक है। और जो ड्यूटी कम हुआ उससे इंडियन कंज्यूमर और डायमंड गोल्ड ज्वेलरी खरीदेंगे, क्योंकि डायमंड ज्वेलरी में भी 40-45% तो गोल्ड रहता ही है। गोल्ड ज्वेलरी में तो 100% रहेगा, लेकिन डायमंड ज्वेलरी में भी रहता है, तो गोल्ड की भी डिमांड बढ़ेगी, डायमंड ज्वेलरी की भी डिमांड बढ़ेगी। अभी डायमंड के बारे में बात करें तो जो टेंडर से रब खरीदते थे फॉरेन में, आउट ऑफ इंडिया में, तो वहां से हम इधर खरीद के डायरेक्टली लेके आ सकते थे। अभी वो 2% और निकाल दिया तो डायरेक्टली हम मंगा सकेंगे। अच्छा, बहुत सारे माइनिंग है जो इंडिया में रब का टेंडर करना चाहते थे, इधर मैन्युफैक्चरिंग है तो सभी लोग को इधर रब बेचने का था, लेकिन वो इधर ला नहीं सकते थे। अभी गवर्नमेंट ने वो एसेंजर निकाल दिया, तो मतलब अभी वो रब इधर आके टेंडर कर पाएंगे। वो सबसे बड़ा स्टेप है डायमंड इंडस्ट्री के लिए कि छोटे छोटे माइनिंग वाले इधर टेंडर करेंगे, बेचेंगे, तो छोटे मैन्युफैक्चरिंग को भी फायदा मिलेगा। और ओवरऑल बात करें तो डायमंड इंडस्ट्री थोड़ा पॉजिटिव आएगा। एक्सपोर्ट में थोड़ा जो नेगेटिव था उसका भी थोड़ा पॉजिटिवनेस आएगा। और डोमेस्टिक मार्केट के लिए तो बहुत बढ़िया अच्छा बजट है कि जो स्मगलिंग होता था, ये ड्यूटी कम होने से वो कम होगा या तो नहीं होगा, तो लोग सही रास्ते में जो है वो धंधा करेंगे। जो स्टैंडर्ड वाले जो ब्रांड वाले हैं, जैसे कृष्णा ब्रांड है, अलग अलग तनिष्क ब्रांड है, वैसे ब्रांड वाले का धंधा और बढ़ेगा, क्योंकि वो लोग सब ड्यूटी भर के लेके आ रहे हैं और बाकी थोड़े ज्यादा वो कम ज्यादा करते तो ब्रांड वाले के पास विश्वास लोगों का और बढ़ेगा और वो खुला दिल से धंधा कर पाएगा। और प्राइस भी कम हुआ है गोल्ड का, तो कंज्यूमर के माइंड में ये रहता है कि जब कम प्राइस हुआ तो मैं खरीद लूं, क्योंकि लॉन्ग में तो वो बढ़ने का सोच है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ते हैं। तो ओवरऑल बजट बेहतर है, ये सीजन में भी उसका फायदा मिलेगा। अभी इंडिया में सबसे बड़ा आईजे शो आ रहा है अगस्त में, ये शो में भी रिटेल वाले बहुत सारे लोग आएंगे और उसकी भी खरीदी रहेंगे, तो सीजन में मैक्सिमम फायदा मिलेगा। और सभी लोग की जो आशा थी कि ये बजट में डायमंड गोल्ड के लिए कुछ बेनिफिट करे, तो हमारी गवर्नमेंट ने ये बजट के लिए अच्छा किया हुआ है। जो डायमंड और गोल्ड के साथ डायमंड की बात करें तो 5 से 7 लाख लोग नेचुरल डायमंड में जुड़े हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, ज्वेलरी बनाने में भी है, तो सभी को फायदा मिलेगा।
एब्सोल्युटली। तो अक्रॉस इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी कुछ है, और जैसे आपने बोला वो स्पेशल नोटिफाइड जोन की बात हो या 2% इक्विलाइजेशन लेवी हो, वहाँ पर भी हमने कटौती आते हुए देखी है, तो उसका भी फायदा है। घनश्याम जी, आप कहेंगे कि पिछले साल के मुकाबले IIJS को लेकर अब इस सोने की प्राइसेस में गिरावट को लेकर लोगों में ज़्यादा उत्साह है, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पर हायर लेवल्स पे सोना खरीद चुके थे। कैसे इंडस्ट्री इस जो रेट में कटौती है इसे कैसे बैलेंस आउट कर रही है अपनी शीट्स पर? नहीं, नॉर्मली क्या सभी ज्वेलर्स के जो उसके पास गोल्ड है वो किलो में जो है वो मेंटेन करते हैं जी। ऊपर जाए तो भी वो मेंटेन करते हैं, नीचे जाए तो भी मेंटेन करते हैं, और साल में वो गिन लेते हैं नॉर्मली कि मेरे पास कितना किलो था और अभी कितना किलो है। तो टेम्पर काउंट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो डिमांड जो बढ़ेगा तो उसको फायदा होने वाला है, क्योंकि पूरी कॉस्ट निकालेंगे तो उसकी कॉस्ट फिर भी नीचे है। लास्ट बोले 2-3 महीने में हायर कॉस्ट का उसने गोल्ड खरीदा, लेकिन पुरानी कॉस्ट के हिसाब से ये साल का एंड से अभी तक देखे तो उसकी कॉस्ट तो नीचे है, तो ओवरऑल तो फायदे में है, तो ज्यादा बेचेगा। और जो IIJS शो में उसमें भी उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव मैसेज से मार्केट में बेहतर रहता है। यही जो कुछ नेगेटिव होता था तो IIJS में इफेक्ट रहता था कि लोग सोचते थे कि मूड नहीं होते, अभी ओवरऑल तो मूड पॉजिटिव है, तो IIJS शो में भी अच्छा रिटेलर खरीदी करेंगे। राइट। एक फाइनल सवाल देन घनश्याम जी, और ये डिमांड एक्सपेक्टेशन को लेकर है, और बाजार का ये मानना है, मतलब जितने भी हम ज्वेलर्स और इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं सबका कहना है कि 15 से 25% के बीच में कहीं भी यहाँ पर इजाफा देखने को मिल पाएगा मांग को लेकर। आपकी क्या सेंस है अब ये जो बाकी का 2024 है, किस तरह की डिमांड ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, इंडिया में ओवरऑल 15 से 25 का जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसमें नो डाउट, क्योंकि ग्रोथ 2 वजह से होगा। एग्जिस्टिंग प्लेयर जो है वो ग्रोथ करे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जो ऑलरेडी स्टोर है वो भी वहां से भी बिकेगा, तो दोनों की इफेक्ट आ रही है। जैसे आज से 15 साल पहले जो चाइना में था 2008-9 से लेके 2018 में, वो सिचुएशन इंडिया के नया स्टोर भी ओपन हो रहा है तो उसकी इन्वेंट्री भरने की भी डिमांड है, एग्जिस्टिंग स्टोर में सेल हो रहा है तो उसकी भी डिमांड है। तो 15 से 25 जो धारे वो पॉसिबल है। और इंडिया मार्केट अभी वर्ल्ड का डायमंड मार्केट तो सेकंड नंबर का हो गया, यूएस के बाद सेकंड मार्केट हो गया, तो इंडिया मार्केट तो बूमिंग रहने वाला है। आपको लगता है अब लोग जहां पर दुबई और सिंगापुर जाके सोना नहीं खरीदेंगे, जिस तरह का ड्यूटी कट है, इंडिया अब यहाँ पर एक अच्छी खासी बाजार बन गई है? यस यस यस, जरूर आपकी बात सही है कि ड्यूटी कम होगी तो वहां से खरीदने का पसंद नहीं करके इंडिया में पसंद करेंगे। और अभी सभी लोग के मन में क्या सीधा सिंपल काम करना पसंद करते हैं, गड़बड़ वाला, लफड़ा वाला, प्रॉब्लम वाला कोई काम पसंद नहीं कर रहा आपका यंग जनरेशन। ये सीधा सिंपल जो है टैक्स भर दो और शांति से आराम से सो, और कैसे धंधा बढ़े, कैसे ग्रोथ होए, कैसे गुडविल कमाए, उस पर ज्यादा फोकस करे तो सही लोग का धंधा बढ़ने वाला है। जी हाँ, तो ये ट्रेड अपने आप में भी यहाँ पर बढ़ने वाला है, और जैसे ही कह रहे हैं जिस तरह के एक्सपेंशंस हैं, ज़्यादा स्टोर्स यहाँ पर खुल रहे हैं, किसना के तो काफ़ी सारे फ्रेंचाइजीज भी खुल रहे हैं, तो और सोना हम यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से भी खरीदता हुआ देखेंगे, एंड ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स जिस तरह से प्राइसेस देख रहे हैं वहाँ पर भी फायदा है। बहुत शुक्रिया घनश्याम जी एज ऑलवेज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर शुगर की। ISMA के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी होंगे हमारे साथ। आपका स्वागत है, आप हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं ISMA के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया CNBC आवाज़ के लिए समय निकालने के लिए। और हमने वो नोट पढ़ा जो ISMA ने यहाँ पर बनाया है, जो न्यू शुगर मिल्स के लिहाज से रोड मैप है एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पर। अगर इसके मेजर 2-3 पॉइंट्स आप हमारे साथ यहाँ पर शेयर और डिस्कस कर पाएँ। जी मनीषा जी, जैसे कि हमें पता है कि आज शुगर इंडस्ट्री सिर्फ शुगर नहीं, क्योंकि बायो इथेनॉल बना रही है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है। इंडस्ट्री बायो इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, बायो गैस बना रही है और बायो फर्टिलाइजर बना रही है। और लगभग आपको मालूम है ये बगास का यूज़ हम लोग बायो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बायो गैस CBG जो है वो काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है। जो पोटैश बेस्ड फर्टिलाइजर है जो मोलासेस से बनता है, वो एक बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, क्योंकि अभी हम भारत पोटैश काफ़ी इंपोर्ट कर रहा है और हमारी कोशिश है कि ये पोटैश बेस्ड फर्टिलाइजर मोलासेस यहाँ बने। तो जो बायो रिफाइनरी है, एक इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी, ये यहाँ पे चल रही है। और अभी एज अ नेक्स्ट स्टेप हमने ये प्रपोज किया है कि ये शुगर बायो रिफाइनरीज को एक बायो एनर्जी हब्स का शक्ल दिया जाए, और लगभग 5000 बायो एनर्जी हब्स इंडिया में लगे, क्योंकि ये लगभग 500-550 शुगर मिले हैं और ये सब रूरल एरियाज में है, गाँव में है।
और वहाँ पे अगर आसपास भी 5,000 बायो एनर्जी हब्स लगे तो उससे डायरेक्ट किसानों को फायदा होगा, वहाँ की रूरल इकोनॉमी को फायदा होगा। जी। और आपको पता है कि आगे जाके ये शुगर इंडस्ट्री एक सेकेंड जनरेशन एनर्जी फ्यूल बनाने वाली है, जिसमें कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एज पर द कॉर्सिया मैंडेट है वो भी बनना शुरू हो गया है। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल जो बगास से, अभी तो हमको शुगर से डाइवर्ट करके इथेनॉल बनाना होता है, बट आगे जाके ये बगास को यूज करके भी इथेनॉल 2G इथेनॉल बनेगा। बायो प्लास्टिक, जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको रिप्लेस करने के लिए जो PLA से, जो शुगर मोलेसेस से बनता है, ग्रीन हाइड्रोजन इज अ प्रोजेक्ट। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमने गवर्नमेंट को प्रपोज की है। सो दीपक जी, आपको क्या लगता है इसके लिए क्या करना होगा? इंडस्ट्री स्टेटस चेंज करने की बात है, आप यहाँ पर एक रोड मैप पॉलिसीज चाहते हैं सरकार से, क्या फंड एलोकेशन की भी रिक्वायरमेंट्स हैं? नहीं, हमने एक गवर्नमेंट से जो 125 डे का जो ऑनरेबल PM का प्रोग्राम था, उसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि एक 5,000 बायो एनर्जी हब्स लगाए जाए इंडिया में। ओके। और जहाँ की और ये गांव में लगे, जिसमें कि इथेनॉल डिस्पेंसेशन हो, CBG डिस्पेंस हो, वहाँ पे बायो इलेक्ट्रिसिटी डिस्पेंस हो, बायो फर्टिलाइजर, और आने वाले समय में भी कई सारी चीजें वहाँ से डिस्पेंसिंग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैकअप जनरेटर्स को भी हम लोग इथेनॉल दे सकते हैं, कुकिंग स्टोव का प्रोजेक्ट भी डाल सकते हैं जहाँ के तो दीपक जी, मैंने प्लान पढ़ा जो आपने नोट शेयर किया था, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है? आपको लगता है सरकार ये करेगी? बिकॉज जो आप कह रहे हैं वो अलाइन करता है सरकार की मंशा से भी। बिल्कुल, सरकार और हमारी मंशा सब सेम है। सरकार की पॉलिसी जो है वो इसी लाइन पे आगे जा रही है। इंडस्ट्री भी पूरी तरह तैयार है। इसमें कुछ पॉलिसी रिलेटेड क्लियरेंसेस चाहिए, जैसे कि इथेनॉल पंप्स, इथेनॉल डिस्पेंसिंग पंप्स, उसके लिए हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया हुआ है और सरकार उस पर कुछ कर रही है। और हमें पूरी आशा है कि इस पॉलिसी को क्लियर रोड मैप गवर्नमेंट देगी, जिससे कि हम इथेनॉल पंप्स और ये ग्रीन हब्स हिंदुस्तान में जगह जगह लग सकता है और ये एक बड़ा स्टार्ट होगा ग्रीन एनर्जी की तरफ। और जैसे आज हमारे किसान ऊर्जादाता हैं, तो उनकी इनकम, इस वजह से उनकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ेगी और एक तरह से नेट जीरो कार्बन जो हमारा एक लक्ष्य है उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो एनर्जी हब्स और वो भी रूरल इंडिया में लगाने की बात है। बायो के लिए अच्छा खासा ये पुश है। पॉलिसी रिलेटेड चेंजेस अगर यहाँ पर मिल जाए, एथेनॉल पंप्स लगाने की बात हो जाए, तो क्लियरली काफ़ी बड़ा पुश यहाँ पर इंडस्ट्री को मिलता हुआ नजर आएगा। दीपक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ वो नोट शेयर करने के लिए और उसको डिटेल में समझाने के लिए भी। ऑफकोर्स एज एंड व्हेन जो होगा तब आपसे यहाँ पर दोबारा बात होगी। आशा है आप हमको फिर से वो क्लैरिटी देंगे यहाँ पर। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद हम लेके आएंगे पूरा फोकस यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।